देखिए, इसमें से कोई भिन्न नहीं है, ये अभिन्न अंग है एक दूसरे के, ये 6 के 6। एक को अलग करके आप ये चक्र का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए जो राहुल ने कहा वो पूरी तरह से सटीक और सही विश्लेषण था। ये सारी चीजें हैं। वैसे राहुल गांधी के साथ हुआ, उनके ऊपर कुछ झूठा केस मुकदमा, वो सजा दिलाई गई, फिर उनको सदस्यता से निकाल दिया गया, घर छीना गया एक दिन में। ये सारा उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला इसलिए नहीं, उन्होंने अडानी के खिलाफ बोला। वो फोटो, वो प्लेन, वो जो प्लेन में बैठे हुए मोदी दिखाई, वो अडानी का प्लेन था। अडानी के खिलाफ जो बोला उसको सजा मिली है। आप देखिए, आप ऑब्जर्व करिए। सबसे तीखी प्रतिक्रिया तब आती है सरकार की तरफ से जब अडानी पे आप कुछ करने जाते हो। तो राहुल ने तो पूरा भेद ही खोल दिया 6 के 6 लोगों का। उसमें से सबसे डैमेजिंग है अगर किसी के लिए है तो अडानी के लिए है। लोगों को लगता है संघ का क्या संबंध है, इसमें ढोवाल तो सबको दिख रहे हैं, इसमें अडानी अंबानी दिख रहे हैं, मोदी शाह दिख रहे हैं, लेकिन संघ का क्या रोल है? बेचारा संघ तो का संघ ही है जो छद्म रूप से हर जगह उपस्थित है। आरएसएस ने असल में ब्रिटिशों के खिलाफ जो आज़ादी की जंग थी उसमें हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ हिस्सा नहीं लिया ऐसा नहीं है, आरएसएस ने ब्रिटिशों के साथ हाथ मिलाया। और जबकि ये भी कहा है गोलवलकर ने कि उनके साथ हाथ मिलाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। और आरएसएस ने हाथ मिलाया, बाद में तिरंगे का भी कई सालों तक अपमान किया। और इस देश के बनाने में आरएसएस का छद्म या प्रकट रूप से कोई योगदान नहीं रहा। कृष्ण ने जैसा कहा था, कृष्ण चाहिए या सेना चाहिए। सेना आरएसएस के पास है तो आपको लगता है नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन कृष्ण जनता के पास है तो सेना हारेगी, कृष्ण जीतेगा। और इसके 6 लोगों में से एक का पतन का मतलब 6 का पतन का मतलब चक्र का पतन का मतलब चक्रव्यूह का पतन। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात की थी। ये वो वाला भाषण था जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी असर देखने मिला, हर जगह पर इसकी चर्चा होने लगी। राहुल गांधी ने महाभारत की चर्चा की, चक्रव्यूह की चर्चा की और चक्रव्यूह के भीतर मौजूद 6 ऐसे लोगों की चर्चा की जिसके वजह से उनका कहना था कि ये सरकार चल रही है और जनता उनसे त्रस्त है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है। और इसे आज जो हमारे मेहमान हैं राजू परुलेकर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप इसे छद्म चक्र भी कहते हैं, आप इसके ऊपर लगातार लिखते रहे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं। तो ये पूरा जो चक्रव्यूह वाला मुद्दा है, राहुल गांधी के बारे में अगर बात करें तो 2024 से पहले एक तरीके से जो राहुल गांधी थे, हमने इस पर चर्चा पहले भी की थी कि वो राहुल गांधी और इस राहुल गांधी में बहुत फ़र्क है। अब वो संसद के अंदर चक्रव्यूह का जिक्र कर रहे हैं, वो 6 लोगों का जिक्र कर रहे हैं और 6 लोग में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवाल, अडानी अंबानी और मोहन भागवत आरएसएस से। तो इन 6 लोगों का उन्होंने नाम भी लिया। उस समय उनसे कहा भी गया कि अडानी अंबानी नहीं कहना है तो A1 A2 कहा। तो ये पूरे चक्रव्यूह और इस भाषण को आप किस तरह से देखते हैं, और वो चक्रव्यूह जो उन्होंने उदाहरण लिया उस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है चक्रव्यूह का, सिर्फ पौराणिक नहीं। पौराणिक एक है लेकिन ऐतिहासिक भी है, वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। बेसिकली उसको उन्होंने पद्म चक्र भी कहा और मैंने उसके बाद में छद्म चक्र कहा। पद्म चक्र इसलिए क्योंकि कमल में देखिए एक के अंदर एक पंखुड़ियाँ होती है और फिर वो चक्र बनते रहते हैं। तो एक्चुअली जो चक्रव्यूह की रचना पुराणों में बताई गई है, जिसमें अभिमन्यु फंसे थे और बाहर नहीं आ सके, जो अंदर जाने का रास्ता उन्हें मालूम, बाहर आने का नहीं था, जो अर्जुन जानते थे। तो गर्भावस्था में गर्भ में थे जब अभिमन्यु, तो उन्होंने सुना था और आधे में वो निकल गए अर्जुन। उन्होंने चक्रव्यूह में अंदर कैसे जाते हैं वो बताया, तब तक सुना, और बाहर कैसे आते हैं वो सुन नहीं पाए। तो वो अर्जुन निकल गए, तो वो बात उनको सिर्फ मालूम थी कि अंदर कैसे भेद ले। अब ये पुराणों की बात है। अब ये चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि उन्होंने पद्म चक्र भी कहा, क्योंकि कमल की तरह बाहर से पंखुड़ियों का एक लेयर, अंदर एक लेयर, उसके अंदर एक लेयर, उसके अंदर एक लेयर, चक्रव्यूह हुबहू ऐसा ही होता है। अब समस्या ये है कि कई लोगों को लगता है राहुल गांधी ने पुराणों की बात की, ऐसा नहीं है। ये इतिहास की बात है और बहुत ही ऐतिहासिक बात है। बारडोली में जब सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत जाने माने वकील थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा मनोज सिन्हा का कहना है, LG जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं।
असल में वल्लभ भाई पटेल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा था, गांधी जी भी बैरिस्टर थे और वल्लभ भाई पटेल भी बहुत मशहूर वकील थे, उनके भाई विठल भाई पटेल भी। तो पटेल साहब वो सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे और वो ऐसे एक चक्र बनाने की उसमें थे। तब गांधी जी ने यानी वो सत्याग्रहियों के लिए एक संदेश लिखा था 1928 में कि किसी भी हालत में हमारा सत्याग्रह चक्रव्यूह जैसा नहीं होगा। हमारा सत्याग्रह है वो चक्रव्यूह नहीं है। हमारी जो आंदोलन करने वाले आंदोलक है वो एक ही रेखा में सीधी तरह से बच्चे से लेके बूढ़े औरतें सब जाएगी। इतना स्वाभाविक, इतना स्पष्ट और इतना पारदर्शी होना चाहिए उनको कि कोई बच्चा भी आए तो बिना डरे उन्हें देख सके सत्याग्रह करते वक्त। इसमें चक्रव्यूह तो दूर की बात, पारदर्शिता की बात गांधी जी ने कही कि कोई बच्चा भी है उसको हमें किसी भी तरह से छद्म नहीं करना है। इसमें हमें किसी भी तरह से इसमें छुपाना नहीं है और किसी भी तरह से हमारे जो विरोधी है, शत्रु है ब्रिटिश, उनके सामने भी ऐसा कोई छल नहीं करना है। हमें लड़ना है तो वीर की तरह लड़ना है और एक सीधी रेखा में लड़ना है। ये गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी की हत्या जो है वो संघ से प्रेरित, संघ के विचारों से प्रेरित गोडसे ने की। तो स्वाभाविक रूप से एक चक्रव्यूह और सत्याग्रह के बीच की ये लड़ाई है। इसलिए इस रूपक का उपयोग राहुल गांधी ने उस भाषण में किया। मुझे नहीं पता ये राहुल गांधी ने क्यों नहीं खोलकर बताया या बताने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, या मुझे नहीं पता कि ये उदाहरण देते वक्त किसी को भी ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये ऐसा है। अब दूसरी उसकी चीज़ें जो है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने वो छद्म चक्र जिसको मैं कहता हूँ, जिसको वो चक्रव्यूह कहते हैं या पद्म चक्र कहते हैं, उसके 6 मुख्य वो अंग बताए। एक मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी और अजित डोभाल। इसमें से अजित डोभाल और मोहन भागवत छोड़ के चारों गुजराती है, हम दो हमारे दो वाले। तो ये 4-6 लोग बताए। अब इसके आगे चक्रव्यूह के लिए एक रचना होती है। तो वो रचना क्या है उसमें उन्होंने भेद नहीं किया। उसका रचना ये है कि इसमें मुख्य करके 4 भाग है। एक तो कैपिटल कंट्रोल, इस देश की सारी अर्थव्यवस्था को मोदी ने कंट्रोल करके रखा है, उसका इंस्ट्रूमेंट आरएसएस। इस दूसरा कंपोनेंट जो है वो अंबानी और अडानी, यानी जो सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो खरीदी जाती है या ली जाती है या टेक ओवर की जाती है, और जनता के उपयोग में लाने वाली सारी जो यूनिट्स है उसको कंट्रोल करने में 2 क्रॉनीज है, इसलिए इनका रोल है। दूसरा कंपोनेंट ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट जो है वो एक्सप्रेशन पे पाबंदी। तो एक्सप्रेशन किसी भी तरह का हो तो उसको मोदी सहते नहीं है, और अडानी के खिलाफ या अंबानी के खिलाफ भी आप बोलने गए तो उसको कुचल दिया जाता है, व्यक्ति को हो संस्था को हो। FCRA सारे संस्थाओं का बंद कर दिया गया क्योंकि वो एक्सप्रेस करती है, यानी इनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या ऑडिट की इरेगुलरिटीज़ या कुछ भी हो तो वो बाहर नहीं आने देती। और इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो एनफोर्समेंट, यानी CBI, ED, IT, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका यूज़ करके, इनका इस्तेमाल करके जो हिम्मतवान या बलवान बलशाली लोग हैं इनकी रीढ़ की हड्डी इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दी है, या उनकी तोड़ दी जाएगी इसलिए डर कर वो बात ही नहीं करते। तो और या फिर अपनी रिसोर्सेस यानी अपने जो संसाधन है उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चक्रव्यूह की पूरी रचना है। अब इसमें जो मोहन भागवत का रोल है, मैं स्पेसिफिकली बता दूं, कई लोगों को लगता है इसमें मोहन भागवत को क्यों रखा, तो इसके हर अंग में, और ये चारों कंपोनेंट, स्ट्रेटजी के चारों कंपोनेंट्स में संघ के लोग कहीं ना कहीं हैं। और इसलिए मैं इसको छद्म चक्र कहता हूं। तो लोगों को लगता है संघ का क्या संबंध है, इसमें डोभाल तो सबको दिख रहे हैं, इसमें अडानी अंबानी दिख रहे हैं, मोदी शाह दिख रहे हैं, लेकिन संघ का क्या रोल है? बेचारा संघ तो संघ ही है जो छद्म रूप से हर जगह उपस्थित है। और ये छद्म करने की कला जो है वो संघ की कला है।
इसलिए ये चक्रव्यूह की या फिर पद्म चक्र की या छद्म चक्र की जो कला है, उसका जो पायोनियर है या नींव डालने वाली जो कोई संगठन है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन रजिस्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन कोई ऑडिट नहीं है। इस पे कांग्रेस का भी रोल है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में किया नहीं, जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है लेकिन फिर भी उससे बाहर आ चुके हैं। तो ये जो है वो छद्म जो है वो सारा आरएसएस करता है, इसलिए मोहन भागवत उसका रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर। और ये चक्र जो है ये पूरे देश के जनता के खिलाफ एक तरफा जंग जो छेड़ी गई है मोदी शाह के सरकार द्वारा, असल में संघ और भाजपा द्वारा, वो युद्ध की पूरी तरह से रणनीति और रचना तय करती है। और ये जो चक्रव्यूह है इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो लड़ सकती है, वो गांधी जी की जो फिलॉसफी है, गांधी जी का दर्शन है वो है, और उनका सत्याग्रह है। इसलिए उस दिन वो राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल किया। आपने चक्रव्यूह की बात की और आपने आरएसएस की बात की और कहा कि इनके लोग हर जगह पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण था वो। उसमें अगर बात करें तो अब तो आरएसएस को लेकर सर ये भी कह दिया गया है कि आरएसएस में सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं और आरएसएस का वो हिस्सा हो सकते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि अब तो उनको कहा भी गया है कि आरएसएस में कोई भी शामिल हो सकता है, सरकारी कर्मचारी जिन पर आज तक पाबंदी थी वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि अब एक पॉइंट आता है, आप पुराणों में भी देखिए, जैसे कि अज्ञातवास में थे पांडव, है ना, और फिर उन्होंने कीचक वध हुआ, फिर वहाँ पर वो शाम को वो 13 साल पूरे हो रहे थे तब वो हुआ। तो चक्रव्यूह, छद्म चक्र, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका एक छद्म जो है उसको प्रकट करने का भी दिन आता है। वो प्रकट करने का टाइम मुझे लगता है आरएसएस का आ गया, ऐसा आरएसएस को लगता है और उनके सारे परिवार को लगता है। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस के, 2025 में। हाँ, 2025 में यानी नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए आरएसएस के लिए ज़रूरी है कि सरकारी तामझाम से अपनी शताब्दी को पूरी तरह से उसको ये किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। आरएसएस ने असल में ब्रिटिशों के खिलाफ जो आज़ादी की जंग थी उसमें हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ हिस्सा नहीं लिया ऐसा नहीं है, आरएसएस ने ब्रिटिशों के साथ हाथ मिलाया। और जबकि ये भी कहा है गोलवलकर ने कि उनके साथ हाथ मिलाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, और आरएसएस ने हाथ मिलाया। बाद में तिरंगे का भी कई सालों तक अपमान किया और इस देश के बनाने में आरएसएस का छद्म या प्रकट रूप से कोई योगदान नहीं रहा। अब इसलिए उनको छद्म रहना ही ठीक था जब तक उनकी सरकारें नहीं थी। अब उनकी सरकार आ गई है और उनको लगता है कि बल और दमन के बल पर मोदी और शाह जो कर रहे हैं वो दमन और कैपिटल संपत्ति जो अडानी की है, जिसका किसी तरह से भी कैपिटल से या उद्योग से आप नाता नहीं जोड़ सकते, ये भी छद्म संपत्ति है। शेल का मतलब छद्म ही है ना। तो ये छद्म संपत्ति के बल पे आरएसएस को लगता है कि वो और आने वाले और 50-100 साल राज करेंगे, इसलिए वो अब प्रकट होने में कोई हिचकिचाहट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब कौन क्या करेगा ऐसा उनको लगता है। और इसमें ये धर्म का तड़का दे रहे हैं, सिर्फ धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है, ये सारा अधर्म का काम है। जो भी काम, आप राम मंदिर देखिए, जिस तरह से रोड उखड़ रहे हैं, रेलवे रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट लीक हो रही है, राम राज्य का तो लक्षण तो है नहीं, ये सारा तो अधर्म का लक्षण हो रहा है। यानी राम मंदिर में भी लीकेज है, और क्या चाहिए आपको। यानी जो आर्किटेक्चर बिमल पटेल के हैं या फिर अब गुजराती आर्किटेक्ट ने किए हुए आर्किटेक्चर्स हैं, वो सारे लीक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बर्बादियाँ छाई हुई है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, और ऐसी रास्ते पे आप जा रहे तो रास्ते लीक हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, नए बनाए हुए पुल, नए बनाए हुए टनल, सब कुछ टूट रहा है। तो ये कोई आबाद देश तो नहीं, क्योंकि जिस देश के सरकार ने उनकी जनता के खिलाफ ही एक तरफा जंग छेड़ी है और उसमें इंस्ट्रूमेंटल पूरी तरह से आरएसएस है, तो उसमें एक चीज़ है धर्म का अभाव। तो इसलिए उनको धर्म का रोज तड़का लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए हिंदुत्व करते हैं। असल में इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, और ये भी राहुल गांधी बार बार कहते हैं।
चक्रव्यूह की बात कर, आपने कैपिटलिज्म की बात की, और राहुल गांधी के अगर उस भाषण को देखें तो उन्होंने कहा ये जो चक्रव्यूह में 6 लोग हैं, इन्हीं के वजह से जो भारत की आबादी है वो उस पर परिणाम पड़ रहा है। एक तो होता है राजनीतिकरण इसका, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, या फिर अजित डोभाल टू सम एक्सटेंट। ये क्या है कि ये पॉलिसीज़ बनाने, उस पर रखने में है। इसमें आप कितना बड़ा रोल अदानी अंबानी का मानते हैं? और इस पर हम इसलिए भी बात करेंगे, हमने इस पर पहले भी बात की है, और राहुल गांधी का वो भी स्टेटमेंट था कि अंबानी के घर पर शादी जहाँ पर हर कोई पहुँचता है, राहुल गांधी अकेले या गांधी परिवार ही है जो वहाँ पर जाता नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें इन्विटेशन नहीं था, प्रधानमंत्री तक चलेगा, हर कोई चला गया, लेकिन वो नहीं गए। ऐसे में ये जो 2 कैपिटलिस्ट हैं, इनका कितना बड़ा रोल देखते हैं आप, खास तौर पर एक ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है, और राहुल गांधी बार बार वही कह रहे हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं भारत की मौजूदा स्थिति के लिए। जिम्मेदार क्या, वो इसके शिल्पकार है। कुछ शिल्पकार जो होते हैं उसमें ये 6 शिल्पकार हैं, और अंबानी अडानी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनके जो पैसे हैं वो इंडस्ट्री से नहीं आए हैं। समझ लीजिए आप, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करना, अडानी का तो और भी गड़बड़ है। तो उनका तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बार बार सवाल आए हैं, तीखे सवाल आए हैं, सेबी को आए हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर ही नहीं, क्योंकि नहीं है, जवाब नहीं है उसका। वैसे ही अंबानी का वो नहीं है, अंबानी का खेल ही अलग है। उनका पेट्रोकेमिकल्स से लेके जो सारे जो बिजनेसेस है, तो आप ऐसा मुझे ठोस बताइए कि जैसे टाटा जैसे आप बोल सकते हैं रिटेल वगैरह, क्योंकि वो सर्विसेज है। आप पेट्रोकेमिकल्स तो भारत सरकार की थी, सही बात, जो इनकी हुई, हाँ, तो इनकी हुई। तो अब BSNL भारत सरकार का था, वो जियो का हो, तो ये पैसे हमारे और आपके हैं। इसलिए अडानी और अंबानी का सबसे बड़ा हाथ है। इनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बजाज की इंडस्ट्रीज़ है, टाटा की इंडस्ट्रीज़ है। इसलिए आप टाटा को दोष दे सकते हो, टाटा ने हाथ मिलाया मोदी से, टाटा ने फैसिज्म के साथ हाथ मिलाया, ये आप कह सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पैसे इंडस्ट्री से आते हैं। उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से होता है, दुनिया भर में होता है। भ्रष्टाचार हर इंडस्ट्री में होता है, दुनिया भर में होता है। आप नाम लीजिए उस देश में होता है, लेकिन वो एक ग्रीस जैसा होता है। ग्रीस यानी देश नहीं, ग्रीस यानी ग्रीस जो यूज़ करते हैं ना, वो वैसे उतना ही होता है कैपिटल में हमेशा। तो वो तो मार्क्स की फेमस थियरी है कि कैपिटल का सरप्लस कैपिटल जो है वो। तो बात ये है कि श्रम का मूल्य जो है, आपके मेहनत का मोल, वो जो जब आपको जिस देश में अपने ही देश में नहीं मिलता, ना आपके मेहनत के लिए आपको रिस्पेक्ट मिलता है, ना आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। अब अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर है, वो बोलते हैं ऐसे छोटी घटना होती है, रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं, 20-22-50 लोग मरे, तो उनको छोटे से लगते हैं, क्योंकि वो आपको थियरी ऑफ रिलेटिव, यानी ऐसा है कि एक व्यक्ति मरा तो वो मौत है, और उससे ज़्यादा कोई भी कितना भी व्यक्ति मरे तो इनके लिए स्टैटिस्टिक्स है। तो ये बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रिलेटिवली बहुत कम लोग मरे, ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब इनकी संवेदना मर चुकी है। तो आपने कहा कि डोभाल का रोल लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, उनका भी विवेकानंद फाउंडेशन का ही एक मेन रोल है। ये सारी जो छद्म चक्र का बनाने में विवेकानंद फाउंडेशन का बड़ा रोल रहा है, और वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से ही रहा है। कैसे? यह आंदोलन ही RSS और विवेकानंद फाउंडेशन की मदद से खड़ा हुआ था। आज अगर केजरीवाल अंदर है तो मुझे इस बात का गम है कि उनको नहीं होना चाहिए जेल में, लेकिन वो अपने कर्मों से ही जेल में गए हैं। उन्होंने जो किया वही घूम के उनके पास आया। देखिए, इनके दोस्त कोई नहीं होते, इनकी यूटिलिटी होती है, और उसको अगर ख़त्म हो जाती है तो आप ख़त्म है। केजरीवाल की यूटिलिटी ख़त्म होने के बाद भी उसकी न्यूसेंस रही, इसलिए उनको जेल में डाला गया। तो ये आप समझिए। तो ये जो डोभाल साहब का रोल है, वो अब हाइफा पोर्ट लीजिए, जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया उसके दूसरे दिन हाइफा पोर्ट लेने के लिए अडानी इजराइल गए थे, वहाँ नेतन्याहू को मिले। इंटरनेशनली आपको US हो या कनाडा हो, कई जगह पे भारत
सरकार की विदेश नीति पे कुछ गंभीर सवाल खड़े किए गए, उसके लिए जिम्मेदार सीधा सीधा डोवाल साहब है। अब ये सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए आज तक नाम नहीं निकला। अब राहुल गांधी नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले अपने भारत जोड़ो यात्रा में श्रीनगर में लिया था नाम, उनको याद है आपको? उन्होंने कहा था शर्ट ये सफ़ेद शर्ट, आज लकीली मेरी भी कमीज सफ़ेद है, ये सफ़ेद कमीज लाल होती है तो उसका क्या मतलब होता है ये ढोवाल नहीं समझेंगे, ऐसा बोले थे वो। सही बात है। मेरे पिता और मेरी दादी का मैंने देखा है तो मुझे मालूम है ये क्या है। ये एक फ़ोन आता है कि आपका कोई गुजर जाता है इस तरह से और उसका शरीर पे लहूलुहान हो जाता है, तो आपको उस फ़ोन की कीमत नहीं है ढोवाल साहब, ऐसा बोला था उन्होंने। मुझे पता है, ये बात बोली थी, याद है आपको? तो तब से वो ले रहे हैं उनका नाम। तो उनका नाम देखिए, इसमें से कोई भिन्न नहीं है, ये अभिन्न अंग है एक दूसरे के, ये 6 के 6। एक को अलग करके आप ये चक्र का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए जो राहुल ने कहा वो पूरी तरह से सटीक और सही विश्लेषण था। इसलिए 1:50 को रात को राहुल को ट्वीट डालना पड़ा कि ईडी मेरे घर आ रहे हैं और मुझे अरेस्ट करने जा रही है, तो उनका चाय बिस्किट से स्वागत है। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था, और इसमें आप देखिए कि पिछले लोकसभा में, जब 2024 के पहले की लोकसभा में, तब राहुल गांधी ने एक वो पोस्टर दिखाया था, अदानी और मोदी हैं, और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, फिर कोर्ट में गए, सब कुछ हुआ, फिर वो वापस से एमपी बने, उनको घर छोड़ना पड़ा था। इस बार वापस यही हुआ कि अदानी अंबानी का नाम लिया, अदानी के नाम लिया, और उसके बाद उनको ट्वीट करना पड़ा रात को कि सुबह मेरे घर पे ईडी के आने की प्लानिंग चल रही है। वो जो 2 हैं उसमें से एक को ये भाषण अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उनका चाय बिस्किट से स्वागत करता हूँ। तो क्या इस देश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किसी के खिलाफ बोले और उसे जेल जाना पड़े? हम इस तरफ कब चले गए सर? इसलिए राहुल गांधी इसकी बात कर रहे हैं कि इतना हो चुका है कि सरकार पर बोलें लेकिन ये A1 A2 पर ना बोलें। सर, उसमें से एक जो है वो अडानी है। आपको एक समझ में आया होगा कि मोदी की आलोचना करने की वजह से 150 सांसद निलंबित नहीं हुए थे पिछले टाइम। महुआ मैत्रा के पीछे इतनी सारी समस्या है। उन्होंने कहा था मेरा घर गया, मेरी सांसद की सीट गई, मेरा यूटेरस का ऑपरेशन हुआ, यानी वो भी गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं फिर वापस आया, ऐसा महुआ मैत्रा ने कहा। ये सारी चीज़ें हैं। वैसे राहुल गांधी के साथ हुआ, उनके ऊपर कुछ झूठा केस मुकदमा, वो सज़ा दिलाई गई, फिर उनको सदस्यता से निकाल दिया गया, घर उनके छीना गया एक दिन में। ये सारा उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला इसलिए नहीं, उन्होंने अडानी के खिलाफ बोला। वो फोटो, वो प्लेन, वो जो प्लेन में बैठे हुए मोदी दिखाई, वो अडानी का प्लेन था। अडानी के खिलाफ जो बोला उसको सज़ा मिली है। आप देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, आप जो जितने सांसद है, देखिए संजय सिंह अडानी के खिलाफ बोलने लगे, वो मोदी के खिलाफ किधर बोले थे? लोगों में गलत फहमी है कि आप मोदी शाह इनके ऊपर आलोचना करते हैं तो वो राजनीतिक आलोचना हो जाती है और वो लोग इसके ऊपर रिएक्ट करते होंगे। लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया तब आती है सरकार की तरफ से जब अडानी पे आप कुछ करने जाते हो। तो राहुल ने तो पूरा भेद ही खोल दिया 6 के 6 लोगों का। उसमें से सबसे डैमेजिंग है अगर किसी के लिए है तो अडानी के लिए है। अडानी के लिए इसलिए डैमेजिंग है क्योंकि इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी उनके हैं और वह सब जगह पर स्टेक पे है। वो एक ऐसे धार पे चल रहे हैं, इधर गिर सकते हैं तो खाई है, उधर गिर सकते हैं तो खाई है, और ये धार है, तलवार की धार पे चल रहे हैं वो। तो उनको इतनी सी आलोचना या इतनी सी कोई खोजबीन करे या कोई छोटा सा इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। और ये 6 लोगों में से एक का पतन का मतलब 6 का पतन का मतलब चक्र का पतन का मतलब चक्रव्यूह का पतन। तो क्या ये समझें कि ये जो 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, 6 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझिए 6 लोग का मतलब 6 ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवाल और साथ ही साथ मोहन भागवत। क्या इसमें अगर देखा जाए तो फिर मोदी और शाह से ज़्यादा ताकतवर तो अदानी है? क्योंकि आप मोदी शाह के खिलाफ एक बार बोल लें तब भी शायद वो सहन हो जाए, लेकिन अदानी के खिलाफ बोलेंगे तो सहन नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अडानी बहुत ताकतवर है क्योंकि आज की तारीख में उनका पतन बहुत कीमती है दोनों के लिए। यानी उनके साथ जो है उनके लिए वो नहीं होना चाहिए पतन, इसलिए कीमती है।
और उनके विरोधी जो है उनके लिए उनका पतन मतलब पूरे के पूरे इकोसिस्टम का पतन, इसलिए वो कीमती है। लेकिन इनकी जो पावर है वो अलग अलग तरीके से बैलेंस करती है अपने पावर को। जैसे कि मोहन भागवत जी का, आप बोलेंगे कि वो मोहन भागवत जी का भाषण सुन के तो लगता नहीं, आदमी मिला हूँ मैं 10 बार में, मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन जो भी मिले हैं वो 10 बार मिले होंगे तो बोलेंगे क्या मोहन भागवत जी को कुछ भी बोलता है। मोहन भागवत का मतलब RSS। मैं मोहन भागवत की जगह कोई और आएगा तो वो होगा। तो यहाँ पर हर व्यक्ति का मतलब क्या है वो आप समझिए। तो यहाँ पर पावर जो है वो किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है वो टाइम पे डिपेंड करता है। कभी ऐसा दौर आता है जब मोदी की पावर बढ़ती है, ऐसा दौर आता है जब मोहन भागवत की पावर बढ़ती है, ऐसा दौर आता है जब अडानी सबसे पावरफुल है, ऐसा दौर आता है जब अंबानी पावरफुल है, ऐसा दौर भी आता है जब ढोवाल जो कहे वो सही, बाकी सब को सुनना पड़ता है। ऐसा भी टाइम आता है जब शाह कहें वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, वो कहें वही लाइन में सबको रहना अलाइन। लेकिन उनकी अलाइनमेंट जिसके पावर से बैलेंस होती है वो शक्तिशाली होता है उस वक्त। पूरा शक्तिशाली या पूरा निर्बल कोई नहीं है। आप अलग अलग टाइम पे देखें तो अलग अलग लोग आपको दिखेंगे इन 6 में से, ये बात समझिए। तो राहुल गांधी ने क्योंकि इनका जिक्र किया और ये चक्रव्यूह को एक तरीके से संसद के अंदर उनका कहना, तब भी उनको रोका गया कि आप 2 लोगों का नाम ना लें। स्पीकर ने रोका, किरेन रिजिजू ने रोका कि ये लोग इसके सदस्य नहीं है तो आप अदानी अंबानी का नाम ना लें, तो आप डोवाल का ना लें। हाँ, और खड़े होकर बोला और फिर राहुल गांधी ने उस पर तंज भी कसा। लेकिन क्या विपक्ष इतना मजबूत है या राहुल गांधी इतने मजबूत हैं कि वो इनसे लड़ सकें या ये चक्रव्यूह तोड़ सकें? मैं क्यों पूछता हूँ आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखिए अंबानी के यहाँ पर शादी होती है, उद्धव ठाकरे भी पहुँचते हैं, शरद पवार भी पहुँचते हैं, नरेंद्र मोदी भी पहुँचते हैं, कांग्रेस के भी कई नेता पहुँचते हैं, राहुल गांधी नहीं जाते क्योंकि राहुल गांधी ने पहले से एक स्टैंड लिया हुआ है। तो राहुल गांधी जितना स्टैंड ले पा रहे हैं या वो जो लेते हैं इस चक्रव्यूह के खिलाफ, क्या बाकी लोग भी उतने मजबूती से इस चक्रव्यूह के खिलाफ खड़े हैं या आप देखते हैं या ये लड़ाई लंबी है? ये लंबी लड़ाई है। बाकी लोग टाइम बीइंग के लिए ले भी सकते हैं, पवार तो कभी नहीं लेंगे, ये आप लिख के रखें, कभी नहीं लेंगे। पवार साहब ने अपने जीवन में हेड ऑन फाइट कभी भी नहीं किया है, बहुत रेयर किया है, अभी किया है 2-3 बार बस। बाकी वो पवार का अपना एक छद्म चक्र है, उससे वो फाइट करते हैं, लेकिन वो हिंसा पे विश्वास ज़्यादा नहीं रखता और वो ज़्यादातर सभ्यता पूर्ण जो संसदीय जो मार्ग रास्ते हैं उससे जाता है। इसलिए हम उस पर कभी इतना ज़्यादा बात नहीं किए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका मार्ग हमें पसंद है, नहीं। रहा ये बात उद्धव ठाकरे की, यानी मैं हर एक के ऊपर आता हूँ। उद्धव ठाकरे की बात रही तो उद्धव ठाकरे का कोई ऐसा आइडियोलॉजी नहीं, उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब उनकी बारी आ गई है तो वो लड़ रहे हैं, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। और ऐसा लड़ रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा कि वो इस चक्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कुचक्र के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, ये छद्म चक्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जहाँ तक कि धारावी के मामले में उन्होंने अडानी के खिलाफ लड़ा, सही बात। और अंबानी अडानी का नाम लेके उस दिन उन्होंने बोला कि ये 2 लोग हम लोगों की, तो पर्सनल रिलेशन के बावजूद उनका धर्म जो है राजधर्म, जिसका पालन मोदी ने कभी नहीं किया, वो राजधर्म का पालन अभी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मैं किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पे तब तक नहीं आता जब तक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड या लेवल पे वो नहीं आती। इसलिए उनके बारे में भी या किसी अन्य के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम सिर्फ राहुल तक मर्यादित और सीमित रहे, क्योंकि राहुल ही है जो एक्शन और स्पीच में कोई अलग नहीं है, अंतर नहीं है उनके। राजू सर, पिछले एपिसोड में भी हमने बात किया था कि कांग्रेस के अंदर 2 लोग हैं, हमने वापस इसका जिक्र किया था। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिसे ये जो हम चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं उनके लोग संभालते हैं? मसलन के तौर पर अदानी अंबानी से कई लोगों के रिश्ते अच्छे होंगे, वो कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी कांग्रेस को डैमेज कर रहे होंगे, अदानी का एजेंडा चला रहे होंगे, अंबानी का एजेंडा चला रहे होंगे, ऐसे लोग भी तो होंगे। कितने सारे लोग। अब मैं उदाहरण देता हूँ, नाम लेके देता हूँ। राजीव शुक्ला, उनकी टेलीविजन चैनल उनसे रिलेटेड न्यूज़ 24, उस पर राहुल के खिलाफ कितना बोला जाता है, कई बार तो बोला जाता है वो जय शाह के साथ बैठते हैं उठते हैं, मुझे लगता है BCCI की वॉइस में। और किसी भी
दृष्टि से वो कभी मुझे कांग्रेसी लगे ही नहीं। होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता है वो, अब कांग्रेस मानती है उनको बड़ा नेता, तो बड़े नेता है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी राहुलवाद के पक्ष में है। वो एक अलग, देखिए मैंने हमेशा इसलिए कहा कि कांग्रेस एक अलग पार्टी है और राहुल गांधी एक अलग पार्टी है। कांग्रेस के कुछ लोग राहुल गांधी की पार्टी में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पार्टी में है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अगर राहुल कामयाब हो जाएंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी, क्योंकि ये लोग कामयाबी के साथ है। तो अभी थोड़े कामयाब राहुल है ना, तो उनके साथ है वो, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। जनता तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि आज अगर ये छद्म चक्र, ये पद्म चक्र या ये चक्रव्यूह जो आरएसएस का है, उसमें भारत की जनता फंस गई, अडानी अंबानी को सब बेचा गया और मोदी शाह ने इतना दमन तक हमें लाके खड़ा किया, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। बिना राहुल कांग्रेस जब थी, यानी राहुल ने उन पर कोई दबाव नहीं था, तभी तो इनको इन्होंने बड़ा गुजरात में इनका जो सारा जो संगोपन किया वो किसने किया? केंद्र में सत्ता थी इनकी और कई राज्य इनके पास थे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि अहमद पटेल साहब को बाबू भाई करके बुलाते थे, आपको मालूम है? ये लोग, ये मोदी साहब ने खुद बोला है अपने टीवी के इंटरव्यू में, हम बाबू भाई बोलते थे। तो तब उन्हें इनकार किया था, 2014 की बात है, 2014 इलेक्शन से पहले। तो अहमद पटेल ने इनकार किया था कि ऐसा मेरा कोई रिश्ता नहीं है मोदी के साथ, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं होगा। तो आपका लॉ मिनिस्टर है, आपकी गवर्नमेंट है, और आप इतनी सारी वारदात हुए हैं गुजरात में, उसके ऊपर ये रवैया अगर आज, यानी आज की तारीख में जिस तरह से सरकार, बीजेपी आरएसएस के लोग जिस तरह से लिंचिंग वगैरह बिहेव करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं होता, या बिल्किस बानो के आरोपी जो है वो छूट जाते हैं, वो जिस तरह से, वैसे ही कांग्रेस के टाइम में इनके लोग छूट रहे थे। इंक्वायरीज और इंक्वायरीज के पीछे, इंक्वायरी कमीशन के पीछे, इंक्वायरी कमीशन उनको छूट दे रहा था, और वो सारे इंक्वायरी कमीशन के अध्यक्ष है आज अलग अलग पदों पर बिठाए गए हैं मोदी द्वारा। तो आप समझिए इस बात को कि ये चक्रव्यूह केवल या आरएसएस केवल बीजेपी तक सीमित नहीं है, ये कांग्रेस के कई नेता भी इसमें लिप्त है। अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो ये जंग आप जीत नहीं सकते। लेकिन इसमें एक बात है, गांधी जी ने जो कहा था बारडोली के वक्त, वही इम्पोर्टेंट है कि हमें सत्याग्रही रहना है, हमें किसी भी प्रकार का छद्म किए बिना ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। लेकिन ये आसान नहीं होगा ना, जब आप ना केवल बीजेपी से लड़ रहे हो, आपके भीतर ऐसे लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, या ये जिस चक्रव्यूह की हम बात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है। इसके साथ साथ जैसे कि मैं अभी देखता हूं तो इंडिया गठबंधन में, जैसे मान लें एक एग्जांपल है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कभी भी खुले तौर पर राहुल गांधी के लीडरशिप को एज लीडर ऑफ इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। तो विपक्ष के भीतर भी तो ऐसे कई लोग हैं जिसके वजह से ये एकत्रित साथ में नहीं है, और इसका असर देखने मिल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी बताया था कि कैसे जनता का समर्थन है, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये सत्ता पक्ष में नहीं आ पाए, उसके बावजूद वो इनके बीच में जो यूनिटी है वो इतनी नज़र नहीं आ रही है। तो ये लड़ाई तो लंबी है, और ये कहीं ना कहीं फिलहाल ये जो चक्रव्यूह के भीतर लोग हैं वो बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। गांधी जी के टाइम भी तो ऐसा ही था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना से हाथ मिलाया था। आरएसएस और ये इनके जो जनसंघ के लोग हैं वो ब्रिटिशों के साथ थे, उनसे हाथ मिला था। इनकी खबरें देते थे कांग्रेस के लोगों की, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनकी खबर जो है अंदर की, कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ अंडरग्राउंड है, ये सारी खबरें तो आरएसएस वाले तो पहुँचाते थे। आपको महाराष्ट्र में तो मालूम होगा पत्री सरकार था, तो पत्री सरकार की खबरें कौन देता था? हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग ही तो देते थे इनको। तो ये और बात, और कांग्रेस के अंदर भी ऐसे गुट थे जो इनके प्रति सहानुभूति रखते थे, तो वो भी इनके साथ थे और वो रहे हैं हमेशा। बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो इसका विरोध भी कांग्रेस के अंदर से जो हुआ, या जवाहरलाल नेहरू के सेक्युलर स्टैंड को जिन्होंने कांग्रेस के अंदर से विरोध किया, या औरतों के प्रति जो रवैया बाबा साहब आम्बेडकर और नेहरू जी का था, जो कानूनन उनको हक मिले, जो बहुत लड़ने के बाद, अमेरिका में भी लड़ने के बाद मिले, वो आसानी से इस देश में मिले, वो सारे मिले नहीं। इसलिए कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा था जो लड़ रहा था। यहाँ तक कि SC ST हो या भारत के निरक्षर लोगों को हक ना मिले,
या उनको वोटिंग की राइट्स ना मिले, इसलिए भी संविधान सभा में बहस हुई है। तो ये सारी चीज़ें तब भी थी, आज भी है। ये भारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स देश है, इसकी व्यामिश्रता आप समझ नहीं पाएंगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो भारत को एक लड़ाई में आप सत्याग्रही रहकर सामने वाले का चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार होना, ये एक लंबी लड़ाई तो है ही, लेकिन ये एक आपको थकाने वाला काम भी है। ये मैं राहुल को क्यों मानता हूँ, राहुल गांधी को क्यों मानता हूँ, मैं ऐसे वैसे किसी को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन निरंतर इतने दिन तक आपका चरित्र हनन करने की ये छद्म चक्र की कोशिश हो, आप झेल रहे हो, तोड़ नहीं रहे हो, झेल रहे हो, और फिर भी आपने आशा नहीं छोड़ी और वो चक्र भेदने की कोशिश में लगे हुए हो, और आप अकेले हो। कई बार देखिए 2019 के इलेक्शन के बाद तो प्रियंका गांधी ने कहा था मेरा भाई अकेले लड़ा, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ नहीं रही तब। तो ये लेवल पे जाने के बाद भी ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोग पीछे पड़ने के बाद, सारी सरकारी मशीनरी पीछे पड़ने के बाद, अडानी की सारी मशीनरी, अंबानी के सारे पैसे, अडानी के पैसे, अडानी की मशीनरी, ये सारा पीछे पड़ने के बाद भी राहुल गांधी खड़ा है। अब कंगना रनावत जैसी व्यक्ति, उनका कुछ भी चित्र कल भी छाप रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को ईडी पकड़ने के लिए आ रही है। ये सारी चीज़ें होने के बाद राहुल गांधी शांति से वायनाड गए, और वो बाढ़ आई थी वहीं पे खड़े रहे। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से गए और ऊपर से सबको हाथ दिखाया और आए, जैसे अपने प्रधानमंत्री करते हैं कि ऊपर से वैसे तो हाथ दिखा के कोई देखता नहीं, लेकिन वो दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की, वो वहाँ पर गए और देखा उन्होंने, और वो सारी ये सारी चीज़ें फिर बैकग्राउंड में आपके सोचिए ये सारी चीज़ें हो रही है, और आप फिर भी वो लोगों के दुख दर्द बांट रहे हो, इसलिए उनको मानना जरूरी है। लेकिन वही है ना सर, यही गांधी जी करते थे जी। लेकिन ये जो लड़ाई है फिर वही है, कमजोर बनाम एक तरफ इतने ताकतवर लोग, और उनकी ताकत फिलहाल तो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये वो एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं है कि एक तरफ एक शख्स है वो कमज़ोर है, लेकिन उसकी जो लड़ाई है वो इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ है, और एक एक कर, जैसे आपने कहा, इनके संगठन भी इतने मजबूत हो गए हैं। आरएसएस की बात कर ले, इनके पास पैसे हैं, कैपिटलिस्ट हैं, नेता है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। तो ऐसे में इसका ये क्या है, तोड़ क्या है, किस तरह से इसे तोड़ा जा सकता है? सोहित, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हारी प्रोग्राम में एक बार कहा था, असल में ताकतवर नहीं है, ये कवर्ड है, ये डरपोक है, अहिंसा पे जो उतारे हैं और ये छद्म से जीतना चाहते हैं, वो डरपोक हैं, और उनकी ताकत सख्ती पे है, सारी चीज़ों में सख्ती है उनके। देखिए, प्यार को नफरत में बदलना चाहते हैं आप, कोमलता को कठोरता में बदलना चाहते हैं आप, सुंदरता को हठधर्मी बनाना चाहते हैं। ये आपकी ताकत नहीं है। वो ऊपर देखो तो ताकत है। मैंने वो बात कही थी तुमको कि पत्थर कितना भी मजबूत और सख्त हो, और जल कितना भी शीतल और सौम्य हो, जल की एक समान धारा अगर बहती रहे पत्थर पे और गिरती रहे, तो आखिर टूटता पत्थर है, जल टूटता नहीं है। तो पत्थर टूटेगा, जल नहीं टूटेगा। तो आप समझ लीजिए, राहुल गांधी की लड़ाई राहुल गांधी जीतेंगे। मोदी, शाह, ढोवाल, अडानी, अंबानी, मोहन भागवत 100% हारने वाले हैं, और ये डर ही उनको इस तरह से छद्म पे उतर आने के लिए मजबूर कर रहा है। आरएसएस का सारा डर यही है, जो उनका डर गांधी जी के साथ था, इसलिए गांधी जी की हत्या हुई। उनका डर नेहरू के साथ था, नेहरू की बदनामी की और राहुल की बदनामी की। इसकी वजह मूलतः ये है कि इनको हार का डर है, और जिसकी हार होनी है ना, उसके मन में पहले डर बैठ जाता है। तो इनके मन में हार का डर है, और राहुल के मन में हार का डर नहीं है। वो कहता है कि हार और जीत से परे मेरी लड़ाई है, वो जीतेंगे, क्योंकि ये भारत के जनता की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और आरएसएस, मोदी, अडानी भारत की जनता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने भारत की जनता का जो जिक्र किया, राहुल गांधी की
ने एक तरीके से जनता के सामने सारी बातें लाई। ये जो 6 लोग हैं उसके जरिए वो एक सिंबल के जरिए भी जो उसे पेश करना, तो शायद आज हमने उसका पूरा वो खोल दिया जी। तो इसमें जनता के लिए सामने लाकर उनका और मकसद क्या था, या जनता इसमें क्या कुछ कर सकती है? क्योंकि हमने इससे पहले वाले एपिसोड में ये भी बताया कि जो वोट थे वो तो विपक्ष को दिए गए थे, अब वो वहाँ पर बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में लोग, तो चीज़ें बदली गई। उसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स पर भी हमने चर्चा की। राहुल गांधी का और क्या मकसद था आपको लगता है कि ये जनता के सामने लाकर बताना? तो ऐसे में जनता इसमें और क्या कुछ कर सकती है? जनता नफरत का जो घमंड है उसको तोड़ सकती है, और सिर्फ वोट से नहीं, जनता की हर एक कृति जो आज आपने वो ब्रॉडकास्ट बिल के खिलाफ एक सिग्नेचर किया, वो थोड़ी वोट था आपका, नहीं है ना। आज हम यहाँ बात कर रहे, वो थोड़ी हमारा वोट है। और कोई कहीं पे आंदोलन कर रहा है, किसानों ने आंदोलन किया, वहाँ पहलवान लड़कियाँ थी, उनके ऊपर जो शोषण हुआ उनका, इनके ही आदमी बृजभूषण द्वारा, उसके खिलाफ आंदोलन किया, वो थोड़ी वोटिंग था। तो जनता में जागृति आना और जनता जागरूक हो जाना, जनता को समझना कि अपना दुश्मन कौन है, अपना दोस्त कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, ये छद्म को तोड़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। आप एक बार छद्म क्या है, छद्म आपको दोस्त दुश्मन में फ़र्क नहीं समझता, वो छद्म है। वो राहुल गांधी ने तोड़ दिया, आपको दुश्मन दिखा दिया, आपको दोस्त दिखा दिया। अब बस आपको पक्ष लेना है। तो आपको कृष्ण ने जैसा कहा था, कृष्ण चाहिए या सेना चाहिए? सेना आरएसएस के पास है, तो आपको लगता है नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन कृष्ण जनता के पास है, तो सेना हारेगी, कृष्ण जीतेगा। यही महर्षि व्यास का सार है। यानी व्यास से बड़ा साहित्यकार इस दुनिया में कोई नहीं, और व्यास से बड़ा दृष्टा कोई नहीं। उन्होंने लिख के रखा है कि जब सेना और कृष्ण हो तो आप थोड़े दिग्भ्रमित हो जाते हो कि सेना संख्या में ज़्यादा है, इसलिए वो मुझे चाहिए। वही दुर्योधन ने किया, वही आरएसएस कर रही है, वही अडानी कर रहा है, वही मोदी कर रहा है। वो संख्या, पैसे, इसके बल, इसके पीछे जा रहे हैं। सत्य क्या है? कृष्ण का मतलब क्या है? सत्य यहाँ है, जनता के पास है, वही जीतेगी। मुझे लगता है बहुत सही इसका कंक्लूजन हो सकता है। लेकिन एक सवाल आया मेरे मन में अभी जब बात कर रहे थे, जो शायद इससे जुड़ा हुआ भी है और नहीं भी, कि राहुल गांधी, अब आप 2 भाषण को देख लें लास्ट, एक में वो शिव का जिक्र करते हैं, दूसरे में वो अब चक्रव्यूह का जिक्र करते हैं। तो क्या उन्हें भी समझ में आया कि एक और जो मास कनेक्शन है वो बनाने के लिए महाभारत हो, शिवा हो, इसका इस्तेमाल करना और अपनी बात को और भी अच्छे से रखना, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। और आज जितने बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से आपने इस चक्रव्यूह को समझा, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। वही उनकी भी कोशिश है कि ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर वो अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाएं। नहीं, ऐसे कोई उदाहरण नहीं है। हमारे दूरदर्शन का लोगो था कितने साल, जो राहुल गांधी बता रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मोहब्बत की दुकान सुंदर में आती है। शिवम का मतलब शिव है, और सत्य का मतलब सत्य। वो सत्य, शिव और सुंदर के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है। हाँ। यानी भारत की आत्मा जो है वो शिव है, सत्य और सुंदरता की तरफ उसे जाना चाहिए। यह राहुल गांधी बता रहे हैं, वो नई बात नहीं बता रहे हैं। हम लोग हिप्नोटाइज हुए हैं मोदी और शाह और अडानी अंबानी के और भागवत और डोवाल की चाल में। तो हमको वो एनेस्थेसिया से बाहर निकाल रहे हैं, बाद में वो ऑपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है राजू सर, आपने जितनी खूबसूरती से आज इस एपिसोड के ज़रिए समझाया, मैंने कई एपिसोड्स देखे लेकिन इस तरह का एनालिसिस किसी के पास नहीं था। और इसलिए मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, अगर आपको वाकई अच्छा लगा तो इसे आप दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी इस पूरे चक्रव्यूह का मतलब, उसके पीछे की राजनीति, कौन लोग शामिल हैं और किस तरह की लड़ाई है वो समझ सकें। इसका महात्मा गांधी से क्या लेना देना है वो समझ सकें। और यही सारी चीज़ें आज समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत मुझे लगा, एक मिनट सोहित, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को यह आह्वान कर रहे हो कि लोगों को मैं दरखास्त करता हूं और लोगों को ये कहता हूं कि आज इतनी खूबसूरती से राजू परुलेकर जी ने समझाया, तो अडानी के थोड़े पैसे उनको भी दे दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मैं बड़ा निराश हो गया। पैसों की जरूरत तो खैर हर किसी को है, लेकिन सच में सर आपने जिस तरह से समझाया बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। मुझे लगता है कि आज का जो ये डिस्कशन हुआ है बहुत ही शानदार डिस्कशन है। और अगर दर्शकों आपको भी ऐसा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए जो हम बातचीत कर रहे हैं
बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. आप जुड़े और ये एनालिसिस किया। और दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन हम पढ़ते रहते हैं, तो उसमें भी आप ज़रूर लिखते जाइएगा, और अगर कोई सुझाव होंगे तो वो भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही हम दोनों की तरफ से। नमस्कार। थैंक यू।